गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका ग्रेड अप यूपीएससी यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिनको राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, और फंडामेंटल राइट्स हमारे मौलिक अधिकार। सिविल सर्विस एग्जाम के लिए ये दोनों टॉपिक अत्यंत आवश्यक हैं, क्विंट एसेंशियल हैं, and that is why we are covering these two topics today, dear students. I hope I'm audible and visible to all of you. Quickly just comment in the comment box. एक बारी आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं अगर मेरी आवाज आपको क्लियरली सुनाई दे रही है और मैं दिख भी आपको क्लियरली रहा हूं, ताकि हम आज का सेशन का प्रस्थान करें दोस्तों। और ये सेशन बाइलिंगुअल नेचर का होगा। एज मच इंग्लिश आई एम गोइंग टू यूज, उतनी ही हिंदी में यूज करूंगा। जितना इंग्लिश में ही बोलूंगा उतना हिंदी में भी बोलूंगा। दोनों में मैं सक्षम हूँ बोलने के लिए। दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी आपके सिविल सर्विस एग्जाम, स्पेशली आपका पॉलिटी सेक्शन के तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। किसी भी साल का कोई भी सिविल सर्विस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देख लीजिएगा, कम से कम 2 क्वेश्चन आपको इन दोनों सेक्शन से दिखेंगे ही दिखेंगे। दैट इज माय गारंटी। डियर स्टूडेंट्स, मैं कौन हूँ? मेरा नाम है वसु कटारा, योर वेरी ओन वीके सर। अगर आप पहली बार हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं, माय नेम इज वसु कटारा। वीके सर कहते हैं मुझे स्टूडेंट्स, एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। स्टूडेंट्स, इस सेशन के अंदर आप क्या गेन करेंगे, आपका क्या फायदा होगा? पहली बात, आपको पता चलेगा कि फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार जैसे एक सेक्शन से किस प्रकार सवाल आते हैं, what type of questions are formed from section of fundamental rights as well as DPSPs। दूसरी बात, आपको मैं आपको ये बता रहा हूँ, पहली चीज आपको जो इससे गेन होगी, जो आपके बेनिफिट होंगे, फायदे होंगे, वो ये है, आपको पता चलेगा कि किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। दूसरी बात, सबसे फंडामेंटल बात ये है, अगर आप बेसिक नॉलेज अभी लैक करते हैं दोस्तों, इन एग्जाम को क्लियर करने के लिए सिर्फ 2 ही चीजें चाहिए होती है, नॉलेज और हार्ड वर्क। हार्ड वर्क आप सब बच्चे करने में सक्षम हैं, सारे के सारे स्टूडेंट्स सक्षम हैं, और नॉलेज वो हम आपको देंगे। हम सेशन के अंदर एज मच एज पॉसिबल IES, इंफॉर्मेशन एनरिचमेंट सेशन बनाएंगे इसको। जितनी ज्यादा मैं आपको इंफॉर्मेशन दे पाया उतनी ज्यादा दूंगा। मैं अगर पूरा फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ाने बैठा दोस्तों, वो 5 से 6 घंटे का सेशन हो जाएगा। पर हम इस 1 घंटे के सेशन के अंदर, दिस सेशन विल बी ऑफ 1 आवर, इवन मोर देन दैट। इस सेशन के अंदर हम 15 सवाल, 15 MCQs कवर करेंगे इन दोनों टॉपिक्स के, जो कि पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के 2 बहुत ही क्रूशियल टॉपिक्स हैं। आप इस वीडियो के बाद, इस क्लास के बाद क्या गेन करेंगे? इस क्लास के बाद आप सब लोग बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे फंडामेंटल राइट्स में। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको नई चीजें जानने मिलेंगी। अगर आप एक इंटरमीडिएट लेवल के व्यक्ति हैं, अगर आपकी प्रिपरेशन अभी इंटरमीडिएट लेवल पे है, तो आपको प्रैक्टिस का मौका मिल पाएगा। और अगर आप एक एडवांस लेवल पे भी पहुंच चुके हैं, तो आपका रिवीजन का मौका मिलेगा इस क्लास के द्वारा आपको। आप सारे कॉन्सेप्ट जो पढ़ चुके हैं, कहीं ना कहीं कोचिंग में दे चुके हैं, या नहीं भी लिया, खुद से मेहनत करी है, तो आपका रिवीजन होगा। आज का पहला सवाल मैं आप सबके लिए पेश करता हूँ। Which one of the following is not a fundamental duty under the Constitution of India? And this includes fundamental duty also. Students, please इस पे बात पे फोकस करें। तो आपको तीनों चीजें FR, DPSP एंड FD, फंडामेंटल ड्यूटीज, तीनों ही मिल रही हैं। एंड ऐसे और भी पार्ट्स आएंगे आपके लिए। पहला सवाल हम बताते हैं आपको, which one of the following is not a fundamental duty under the Constitution of India? To value and preserve the rich heritage of our country, to protect and improve the natural environment, to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of our country, to get free legal aid। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य नहीं है? हमारे देश की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसके संरक्षण करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना एवं उसका संवर्धन करना,
हमारे देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, साथ साथ उसे अक्षुण्ण बनाए रखना, निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करना। डियर स्टूडेंट्स, इसका आप करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। मैं चाहूंगा आप सारे स्टूडेंट्स जो भी इस क्लास में प्रेजेंट हैं इस टाइम पे, आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब इसका आंसर दें। एक दो बच्चों से नहीं, मुझे सबसे आंसर चाहिए। एंड प्रैक्टिस एटलीस्ट ट्राई तो करना जरूरी है स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड, ट्राई तो करना जरूरी है। एंड मैं देख रहा हूँ प्रिया मेहरा डी, स्तुति शुक्ला डी, मोहम्मद मोहसिन जी डी, पूजा भारती डी, एवरीबडी गाइस, एवरीबडी इज इन द फेवर ऑफ डी। और इसका सही जवाब भी बिल्कुल डी है, टू गेट फ्री लीगल एड। स्टूडेंट्स, ये एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। पहले तो आप जो बिल्कुल बेसिक वाले हैं उनको मैं बताना चाहूंगा। स्टूडेंट्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, फंडामेंटल राइट हमारे पार्ट 3, फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान की, आपको पता है एक संविधान की किताब है हमारी, वो कुछ भागों में बटी हुई है, कुछ पार्ट्स में बटी हुई है। थर्ड पार्ट में फंडामेंटल राइट्स आते हैं। डीपीएसपी, जिनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये आते हैं आपके पार्ट 4 के अंदर। और गाइस, फंडामेंटल ड्यूटीज आपका पार्ट 4A है। फंडामेंटल ड्यूटीज आपका पार्ट 4A है। स्टूडेंट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे संविधान में हमेशा से प्रेजेंट नहीं था। फंडामेंटल ड्यूटीज हमने बाद में ऐड किया है आर्टिकल 51A के अंदर इंक्लूड करके, आर्टिकल 51A के अंदर इंक्लूड करके। बाद में कब सर? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संवैधानिक संशोधन कानून, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को शॉर्ट में मैं CAA लिखता हूँ, 1976 के द्वारा। डीपीएसपीज हमेशा से संविधान में थे। पार्ट, जैसे कि मैंने बोला, पार्ट 4, पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 टू 35 आपके फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। आर्टिकल 36 टू 51 आपके डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। और 51A, जैसे कि आपको बताया है मैंने, ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है। चलिए, डीपीएसपी के अंदर आपका हमारी राइट टू फ्री लीगल, सॉरी, दिस टू गेट फ्री लीगल एड, और गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सरकार की जिम्मेदारी है कि जनता को फ्री लीगल एड, मुफ्त में कानूनी सहायता मुहैया करवाए, मुफ्त में कानूनी सहायता मुहैया करवाए। स्टूडेंट्स, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के अंदर भी आता है, फ्री लीगल एड, राइट टू लाइफ के अंदर। एंड टू गेट फ्री लीगल एड इज पार्ट ऑफ आवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फ्री लीगल एड, राइट। इसके लिए नालसा भी बनाया है हमारे देश में, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, आर्टिकल 39A के अंदर आता है। स्टूडेंट्स, ये आपको ये बात याद रखनी है। अदरवाइज बाकी सारे पॉइंट्स आपके आर्टिकल 51A, A, B और C। आर्टिकल 51A की फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो ये तो सही है, डी गलत है, आपका आंसर डी है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हम। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। लिस्ट 1 के अंदर आर्टिकल्स हैं, लिस्ट 2 के अंदर उससे रिलेटेड प्रोविजंस हैं। List 1 articles, Article 20, 21, 22, 1A, 22 provisions। अगर आपको नहीं दिख पा रहा, मैं थोड़ा इसको जूम कर दूंगा स्टूडेंट्स, नो इश्यूज इन दैट, आप देख पाएंगे अब सवाल को। इनमें से मैच करने की कोशिश करें, यू हैव टू मैच द करेक्ट ऑप्शन, राइट। लीजिए, आपको अब और बेहतर दिखेगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको 4 आर्टिकल गिवन है, उनके 4 प्रोविजन गिवन है। प्लीज एज सुन एज पॉसिबल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू, इसका करेक्ट आंसर बी है, जिसके अंदर आर्टिकल 20, हमारे संविधान का अनुच्छेद 20 किस बारे में बात करता है स्टूडेंट्स? ये प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। 3 चीजें आती है इसके अंदर। पहली बात तो, आप किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करते हैं, किसी भी व्यक्ति को एविडेंस देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते इन फ्रंट ऑफ पुलिस। एविडेंस डज नॉट इंक्लूड योर DNA सैंपल, राइट। और इसके अलावा डबल जेपर्डी, किसी एक जुर्म के लिए दो बार सजा नहीं दी जा सकती है स्टूडेंट्स। और कोई ऐसा कानून
जो कि किसी पुरानी तारीख से आपको पनिश करे, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, वो भी वैलिड नहीं है। मतलब आपने 1 फरवरी को 10 फरवरी को लेट्स से कोई जुर्म किया जिसकी कोई सजा, कोई भी पनिशमेंट, कोई सजा निर्धारित नहीं थी हमारे लॉ बुक्स के हिसाब से, हमारी स्टैट्यूट्स के हिसाब से, और आपने इसके बाद कानून के अंदर बदलाव किया और 1 फरवरी से उस क्राइम को पनिशेबल बना दिया। स्टूडेंट्स, ये इफेक्ट में नहीं आएगा, इस व्यक्ति को सजा नहीं होगी, क्योंकि पिछली तारीख से रेट्रोस्पेक्टिवली कोई लॉ फोर्स में आया है। इसलिए आर्टिकल 20 ये 3 चीजें इंक्लूड करता है। सच लॉज आर इनवैलिड एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, double jeopardy, nobody can be punished and prosecuted twice for the same offenses, और कोई भी पुलिस के सामने गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। आगे आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार है तो मरने का भी अधिकार है। पैसिव यूथनेशिया, जो कि आपका अरुणा शॉनबॉक केस या ज्ञान कौर केस के अंदर पैसिव यूथनेशिया बहुत ज्यादा न्यूज में चला था। आर्टिकल 21A, फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन टू द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 years, और आर्टिकल 22 ये आपका अरेस्ट के खिलाफ, किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो 24 आवर्स के अंदर उस व्यक्ति को जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने रखना होगा। दिस डज नॉट इंक्लूड द ट्रैवलिंग टाइम, मतलब मान लो दिल्ली से जयपुर या दिल्ली से मुंबई तक किसी को रोड से लेकर आ रहे हैं तो कम्यूटेशन या ट्रैवल टाइम या जो आपकी ट्रैवल का जितना भी टाइम लगा है दैट इज एक्सक्लूडेड, वो काउंट नहीं होता, वो कंप्यूट नहीं होता है। तो इसलिए, और हर व्यक्ति को एक वकील का अधिकार है, अपने पसंद का वकील he can take the advocate of his own choice. Thus this includes the provision of right against arrest in such an unruly manner और preventive detention, किसी भी व्यक्ति को डिटेन भी किया जा सकता है। दोस्तों, इससे जुड़ा हुआ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी न्यूज में था कुछ दिन पहले। आगे बढ़ते हैं, हम अगले सवाल पे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ये भी फंडामेंटल राइट की फ्रीडम से जुड़ा हुआ है, कृपया इसका भी आंसर देने का प्रयास करें स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर है डी। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो कि फंडामेंटल राइट है, इज अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड नॉट टू द फॉरेन नेशनल्स। सेकंड स्टेटमेंट कहता है गवर्नमेंट अलाउ करता है गवर्नमेंट को टू फ्रेम लॉज टू इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ sovereignty and integrity of the country and the security of the state, obviously. A third statement, Constitution also prohibits a person from making any statement that incites people to commit offense. Students, ये सारे के सारे हमारे आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कि 6 फ्रीडम्स आपको गारंटी करता है, उनके एक्सेप्शंस हैं, उनके ऊपर आर हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है। दोस्तों, सबके पास अधिकार होता है, बिल्कुल होता है, पर उन अधिकारों का आप पूरी तरह किसी और व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन करते हुए, किसी और भी इंसान के फंडामेंटल राइट्स को केटर ना करते हुए नहीं कर सकते हैं। इसलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पहली बात तो आर्टिकल 19 कुछ आर्टिकल का हिस्सा है, जैसे कि 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 20 एंड 30। These are the 5 fundamental rights। ये 5 फंडामेंटल राइट हैं, आपके मौलिक अधिकार हैं, जो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए, इंडियन सिटीजन्स के लिए रिजर्व होते हैं, नॉट फॉर दी फॉरेनर्स। ठीक है, 15, 16, 19, 29, 30। 15 है राइट टू प्रोवाइड, एक सेकेंड, 15 is related to the educational rights, 16th is related to employment। स्टूडेंट, राइट टू आर्टिकल 15 के अंदर किसी भी व्यक्ति को रिजर्वेशन दिया जा सकता है एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए आरक्षण दिया जा सकता है। एंड आर्टिकल 15 तो आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में था ही मूवी की वजह से, राइट, आप सब लोग जानते ही हैं आर्टिकल 15 मूवी। आर्टिकल 15 talks about prohibition of discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex and place of birth, RRCSP। रिलीजन, धर्म, रेस,
वंश, कास्ट जाति, सेक्स मतलब जेंडर, लिंग और प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ पे वो व्यक्ति पैदा हुआ है। और इसके अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या शैक्षणिक संस्थाओं के अंदर आरक्षण दिया जाता है टू दी हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन एंड अदर बैकवर्ड कास्ट। और अब तो ईडब्ल्यूएसपी श्रेणी एक ऐड हो चुकी है। आर्टिकल 16 एम्प्लॉयमेंट के लिए सेम आरक्षण देता है। आर्टिकल 16 में भी डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव या विभेद तब तक अलाउड नहीं है, तब तक अलाउड नहीं है स्टूडेंट्स। देखिए पहली बात तो आरआरसीएसपी है, यहाँ पे डी और आर डोमिसाइल एंड रेसिडेंसी भी ऐड हो जाता है एज टू कंडीशंस। 5 तो है ही, किसी भी व्यक्ति को आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे, बट डोमिसाइल के बेसिस पे भी नहीं कर सकते आप सब लोग, ठीक है? डोमिसाइल के बेसिस पे भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए द करेक्ट आंसर to this question, the first statement I've told you about this, the explanation I've given 15, 16, 19, 29, 30 स्टूडेंट्स। ये सारे आर्टिकल्स इंडियन सिटीजन्स के लिए रिजर्व होते हैं। आर्टिकल 19 इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, 29 है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटी किया जाता है माइनॉरिटीज को। 30 ऑल्सो इंक्लूड्स अ सिमिलर टाइप ऑफ राइट। स्टूडेंट्स, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल है। सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, इसकी इसकी रक्षा करनी है। और सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट्स और फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन कंट्रीज, हमारे नेबरिंग, हमारे जितने भी विदेशी राज्य हैं जो हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, उन देशों के साथ अच्छे संबंध बने रहे, ये भी एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ झूठा आरोप ना लगाएं, डेफमेशन जिसको कहते हैं, डेफमेशन। एंड फाइनली, आप किसी के खिलाफ भी ऑफेंस, किसी भी धर्म के खिलाफ आप हिंसा की बात ना करें, उकसाने की बात ना करें लोगों को, ये भी एक एक्सेप्शन है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है हमारे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 के तहत। सबको बोलने का अधिकार है, पर बोलते समय आप क्या बोलिएगा, वो सब ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में आता है, जो आप नहीं बोल सकते हैं। आप किसी भी धर्म के खिलाफ हिंसा नहीं फैला सकते हैं, ऑफेंस करने के लिए, लोगों को हिंसा करने के लिए उकसा नहीं सकते हैं दोस्तों। ऐसे ही हम फोर्थ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। Which of the following is are not fundamental rights under the Constitution of India? पहला है राइट टू एजुकेशन, दूसरा है राइट टू वर्क, तीसरा है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड चौथा है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार नहीं है? पहला शिक्षा पाने का अधिकार, दूसरा काम पाने का अधिकार, तीसरा संगम बनाने का अधिकार। तो ये यूनियन है, दिस इज यूनियन। एंड कोई वृत्ति करने का अधिकार, राइट टू प्रैक्टिस एनी बिजनेस एनी प्रोफेशन, कोई भी व्यापार करने का, कुछ भी करने का अधिकार इस दिशा में। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही आंसर चुनिए, सही जवाब चुनिए। स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन का आंसर दीजिए एज सून एज पॉसिबल। आशीष यदुवंशी, अगर आर्टिकल 16 में डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है तो रिजर्वेशन क्या है, आप ये पूछ रहे हैं। बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बट आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 प्रोवाइड्स फॉर द सोशल जस्टिस से जुड़े हुए प्रोविजन है, जिसके अंदर आर्टिकल 15 क्लॉज 4 बात करता है कि कोई भी इस आर्टिकल के अंदर, आप जो डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं, वो नहीं रोक सकता सरकार को स्पेशल प्रोविजन, खास प्रावधान बनाने के लिए, ताकि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़े वर्गों को हम आरक्षण दे सकें। तो ये एक एक्सेप्शन रखा है हमने इस एक्ट के अंदर, तभी तो मैंने बोला कि एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के लिए 15 और 16 आर्टिकल रिजर्वेशन या आरक्षण प्रोवाइड करता है टू आर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस, और अब तो ईडब्ल्यूएस भी आ गया है, आर्थिक पिछड़े वर्ग, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। राइट डियर स्टूडेंट्स, तो ये बात याद रखिएगा। आपका बाय द वे अच्छा क्वेश्चन था, दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ योर्स। एंड मैं देख रहा हूँ इस क्वेश्चन के भी काफी लोगों ने मेरे को आंसर दिए हैं अब तक। स्टूडेंट्स एवरीवन, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस क्वेश्चन को प्लीज जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए और फिर हम
सोल्यूशन देखते हैं इसका और इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन विल हैव अ लुक एट इट। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर इज सी। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, नॉट अ फंडामेंटल राइट। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा है, नॉट। तो राइट टू एजुकेशन तो है सर, आर्टिकल 21A। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन इज पार्ट ऑफ आर आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 A to F तक, A to G तक सॉरी। तो ये तो है ही ना। अल्टीमेटली राइट टू वर्क नाम का कोई मौलिक अधिकार है नहीं, राइट टू वर्क नाम का कोई मौलिक अधिकार है नहीं स्टूडेंट्स, इसलिए सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। प्लीज ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19 द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज अ फंडामेंटल राइट। सेकंड स्टेटमेंट कहता है द 97th Constitutional Amendment Act 2011 gave a constitutional status to the constitutional status and protection to the cooperative societies, and which of the following statements given above is are correct? भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 19 के अनुसार सहकारी समितियों के गठन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण दिया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है या नहीं है, सही है ये बताएं जल्दी से। वन ओनली, टू ओनली, वन एंड बोथ वन एंड टू, एंड नाइदर वन एंड टू। स्टूडेंट्स क्विकली इसका आंसर देने की कोशिश करें। एंड जो भी क्लास लाइव देख रहे हैं स्टूडेंट्स, एवरीवन, आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूं सेशन को जरूरी से लाइक भी करिएगा, जरूर से लाइक भी करिएगा, राइट। एंड राइट टू वर्क एक्सप्लिसिटली डीपीएसपी के अंदर आशीष एक्सप्लिसिटली नहीं मेंशन है। राइट टू वर्क जैसा राइट एक्सप्लिसिटली नहीं मेंशन्ड है, लीगल राइट फिर भी कह सकता हूँ मनरेगा के अंदर, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना के अंदर, फिर भी एक्सप्लिसिटली तो नहीं, इम्प्लिसिटली गिवन है, ये बात ध्यान रखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसका मैं आपको सही जवाब बताता हूँ। यस, गुड गुड गुड। इसका सही जवाब बताता हूँ, बोथ 1 एंड 2। आर्टिकल 19 के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाना एक फंडामेंटल राइट ऐड हुआ है, बिल्कुल हुआ है सर। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से? सेम 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। सहकारी संस्था बनाना, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना या सहकारी समिति बनाना एक संवैधानिक अधिकार है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट होगा, प्रोफेशनल मैनेजमेंट होगा, स्वायत्तता, ऑटोनॉमी होगी, प्रबंध इनका बहुत प्रोफेशनल तरीके से चलेगा। ये सब, ये सारे राइट्स, ये सारे अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 ने बोला है और आर्टिकल 19 के अंदर ऐड किया है। डियर स्टूडेंट्स, एक फंडामेंटल राइट बनाया है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का गठन करना। आई रिपीट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का गठन करना। प्लीज ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर भी एक नया आर्टिकल जोड़ा गया है जिसका नाम है 43B। अब ये चीज नोट कर लो यार, 43B टीपीएसपी, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व में भी आर्टिकल ऐड किया गया था। क्वेश्चन बन सकता है आने वाले टाइम में यूपीएससी के एग्जाम्स के अंदर कि सर फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ डीपीएसपी में भी इसको ऐड किया गया था, या डीपीएसपी के साथ साथ फंडामेंटल राइट में भी ऐड किया गया था, तो दैट विल बी 100% करेक्ट। ठीक है। और कौन हमारे संविधान के पार्ट भाग 9B देखो, 73वें संवैधानिक संशोधन कानून 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 व्हिच इज रिलेटेड टू पंचायत, जो कि पंचायत से जुड़े हुए प्रावधान है। 74वें संवैधानिक संशोधन कानून 1992, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 व्हिच रिलेट्स विद म्युनिसिपैलिटीज, नगर निगमों से संबंधित प्रावधान है। ये पार्ट 9 और पार्ट 9A शो करते हैं हमारे, ऐड करते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज ये है 9B के अंदर, इनको एक अलग जगह ही रखा गया है।
याद रखिएगा। और इनके स्वायत्तता मतलब ऑटोनॉमी, इनका प्रोफेशनल मैनेजमेंट मतलब इनका प्रबंध बहुत अच्छे तरीके से होगा। ये सारे प्रावधान हमारे संविधान में ऐड करे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी मिला है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के कॉन्सेप्ट को। आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। Which of the following statements is are correct regarding the mandamus writ in India? It can be issued against the governor of a state or the chief justice of a high court. It can be issued against a private individual. It can be issued against the public authority. तो स्टूडेंट्स, भारत में परम आदेश रिट के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह राज्य के राज्यपाल या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ जारी किया जा सकता है, यह निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी किया जा सकता है, यह सार्वजनिक प्राधिकरण के खिलाफ जारी किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। और कोड्स आपके पास है 1 and 2, 2 and 3, 3 only and 1 and 3 only। स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस का जल्दी से जल्दी सोल्यूशन दीजिएगा। और आप सबको मैं पहले ही बता दूं, मैंडेमस रिट का मतलब होता है लिटरली वी कमांड, तभी तो परम आदेश लिखा है हिंदी में, वी कमांड लैटिन टर्म है। अगर मैं आपको इसका इंग्लिश में मीनिंग बताऊं तो दैट इज वी कमांड, टू कमांड। मैं देख रहा हूं अभी तक मेरे पास सिर्फ एक ही व्यक्ति ने सही जवाब दिया है। मैंडेमस रिट के बारे में क्वेश्चन है दोस्तों। अभी भी मेरे पास मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज ही आ रहे हैं। स्टूडेंट्स, फाइनल 30 सेकेंड्स लीजिए और इसका सही जवाब देने की कोशिश करें। देखिए, मैं अब आपको बताता हूँ। स्टूडेंट्स सुनिए, इसका सही जवाब क्या है। आप सब लोगों को एक बात पे कंफ्यूजन हो रही होगी, मुझे लगता है ये बहुत ही कॉमन पॉइंट है जिसपे ज्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर मैंडेमस रिट क्या राष्ट्रपति या गवर्नर के खिलाफ लागू होता है? Students, as per Article 361 of Indian Constitution, mandamus cannot be granted against the President or Governor of a state for the exercise and performance of the powers and duties of their office. तो राष्ट्रपति और राज्यपाल इन दोनों के खिलाफ तो लागू होता ही नहीं है। It can be issued against the governor of the state or the chief justice of high court. Students, ये गलत है। गवर्नर स्टेट नहीं हो सकता है as per Article 361। Students, it can be issued against a private individual and public authority. Yes. Yes. अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर गवर्नर भी होता है क्या सर? नहीं, देखो ज्यादा सर सोर्सेस कहते हैं, मेरे को पता है आप लोग कहाँ कंफ्यूज होते हैं, बट अंडर आर्टिकल 361 मैंडेमस कैन नॉट बी ग्रांटेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर ऑफ अ स्टेट। मैंडेमस परम आदेश रिट ना राष्ट्रपति के खिलाफ हो सकता है ना राज्यपाल के खिलाफ हो सकता है, जिन्होंने जो कि अपनी ड्यूटी, अपने ऑफिस, अपने कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं। राइट? सो प्लीज ये चीज याद रखिएगा हमेशा आगे तक। और हाँ, प्राइवेट इंडिविजुअल और पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ ये रिट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। और मैंडेमस के अलावा मैंडेमस के अलावा रिट्स और भी होते हैं। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट की पावर होती है इसके अंदर रिट्स होते हैं। ठीक है। हाँ, इट इज अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल है ना, सॉरी, मुझे प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी नहीं हो सकता है दोस्तों। आई एम सॉरी फॉर दैट, आई मिस्ड आउट दिस स्टेटमेंट।
इट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट, मेरे को लगा यहाँ पे कैन नॉट है, इट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल। मैंडेमस रिट एक प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं हो सकता है। इसके अंदर कौन कौन कवर होते हैं मैंडेमस रिट के अंदर, आप एक बार ध्यान से सुनिएगा। मैंडेमस रिट के अंदर, मैंडेमस रिट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें हमारे संविधान के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट, हायर कोर्ट, लोअर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और पब्लिक अथॉरिटी ही कवर होते हैं। सिर्फ ये लोग ही कवर होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट, ट्राइब्यूनल, लोअर कोर्ट्स। प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा, सिर्फ यही कवर होते हैं। द करेक्ट आंसर इज डी। मैंने यहाँ देखा, मुझे लगा कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल है, बट कैन है। तो प्लीज आप भी ऐसे बारीकी से देखना, बहुत ज्यादा जरूरी है डियर स्टूडेंट्स, इसलिए मैं कह रहा था। चलिए, सी थ्री ओनली इज द करेक्ट आंसर। इट कैन बी इशूड अगेंस्ट द पब्लिक अथॉरिटी, इट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ द स्टेट एज पर आर्टिकल 361, और इट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल। आगे 7वां क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, directive principle of state policy may be classified into which of the following parts for the sake of the convenience study। दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, 4 ऑप्शन है आपके पास, समाजवादी, उदार बौद्धिकवादी, गांधीवादी और उपरोक्त में से सभी। Okay, so Ashish is saying 7 का C, Ashna is saying 7D, Naina D, Pooja Bharti D, Vikas D, S Shukla D, संकल्प D, दीपाली D, स्तुति शुक्ला D, ओके, प्रिया, सभी D की तरफ मुड़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब D है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारी कन्वीनियंस स्टडी के लिए अलग अलग रिसर्चर्स ने इन 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करे, वरना सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ही डीपीएसपी का यही है, वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्क्रिमिनेट, ये आपका क्रिटिसिज्म यही है कि ये वेग है, वेगली अरेंज्ड है, किसी भी प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज्ड नहीं है, किसी भी प्रॉपर ऑर्डर के अंदर अरेंज्ड नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, डीपीएसपी 3 पार्टों में, सोशलिस्ट, समाजवादी, उदार बौद्धिक, लिबरल इंटेलेक्चुअल, गांधीवादी, इन जैसे गांधी जी की जिंदगी से इंस्पायर्ड है। गांधी जी अपनी जिंदगी में अल्कोहल के खिलाफ थे, तो इस गांधीयन डीपीएसपी के अंदर इंटॉक्सिकेंट्स, जो ऐसे ड्रग्स होते हैं, जो इंटॉक्सिकेंट्स होते हैं, बैन किए गए हैं। आर्टिकल 40 विलेज पंचायत, ग्राम पंचायत को बढ़ावा देता है, क्योंकि गांधी जी कहते थे इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस। ये सारे आपके 3 पार्ट में डीपीएसपी डिवाइड करे गए हैं। स्टूडेंट्स, 8th क्वेश्चन के बारे में हम देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट कोड गिवन बिलो। The concept of fundamental duties has been taken from the Russian Constitution. The concept of directive principle of state policies has been borrowed from Canada, and the concept of fundamental rights has been taken from Ireland. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए सही कोड का चयन कीजिए। मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा रूसी संविधान से ली गई है। निर्देशक सिद्धांत और राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा कनाडा से ली गई है, और मौलिक अधिकारों की अवधारणा आयरलैंड से ली गई है। ठीक है, नाउ क्विकली स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब देने की कोशिश करें। प्लीज ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। एंड गाइस, जो कि सेशन सारे के सारे स्टूडेंट्स जो भी सेशन देख रहे हैं, यार लाइक करो, जरूरी है, प्रोत्साहित होते हैं हम सब लोग, मोटिवेटेड फील करते हैं। प्लीज डू लाइक द सेशन ऑल ऑफ यू, एंड प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। एंड प्रिंस कुमार इज सेइंग बी, स्तुति शुक्ला इज सेइंग बी, विकास अरोड़ा बी, सब ही बी की तरफ बढ़ रहे हैं। अनु कुमारी इज सेइंग सी, मोहम्मद मुसीन इज आल्सो सेइंग सी, एंड एस शुक्ला बी। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका बी, ओनली वन, एब्सोल्युटली करेक्ट। जिन्होंने भी ओनली बी कहा है या ओनली वन कहा है, दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट। सी लिसन,
करेक्ट पूछा गया क्वेश्चन के अंदर। फंडामेंटल ड्यूटीज दोस्तों रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से, मतलब जो यूएसएसआर होता था, यूनाइटेड सोवियत संघ होता था रशिया का, 1991 से पहले सोवियत संघ कहा जाता था ना इसको, क्योंकि बहुत ही लार्ज एरिया था जिसमें से ब्रेक होके रशिया बना है आज के टाइम में। फंडामेंटल ड्यूटीज हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A मैंने शुरुआत में बताया भी था क्लास में, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51A में रखा गया है लाके। स्टूडेंट्स, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी उस टाइम पे, इमरजेंसी लागू हो रखी थी तब हमारे देश में। आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ सरदार स्वरण सिंह कमिटी, स्वरण सिंह समिति ने रिकमेंडेशन दी थी, और फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ और फिर फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुई थी आफ्टर दिस अमेंडमेंट। डियर स्टूडेंट्स, शुरुआत में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, बाद में एक और ऐड करी है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा, जिसको आप कहते हैं राइट टू एजुकेशन। और राइट टू एजुकेशन एक ऐसा विचित्र अधिकार है जो कि फंडामेंटल राइट भी है, जो कि टीपीएसपी भी है, जो कि फंडामेंटल ड्यूटी भी है। डियर स्टूडेंट्स, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21A के अंदर ऐड हुआ, टीपीएसपी में भी आर्टिकल 45 से रिलेट करता है, और फंडामेंटल ड्यूटी में भी 51A के अंदर 11वीं डीपीएसपी है कि ये पेरेंट्स का, अभिभावकों का मौलिक कर्तव्य है 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी मुफ्त शिक्षा, स्टूडेंट्स मुफ्त शिक्षा देनी है, राइट। तो ये राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, एक ऐसा विचित्र है अधिकार। और दोस्तों यूपीएससी के अलग अलग सवालों में पूछा गया है, कोई एग्जाम्स के अंदर सवालों में आया है ये स्टेटमेंट की राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटी। लोग सोचते हैं कि एक साथ तीन कैसे हो सकता है, पर है वास्तव में, इस चीज को याद रखिएगा। और फंडामेंटल ड्यूटी इंडिया को छोड़ के, रशिया को छोड़ के, जापान ही एकमात्र बड़ा लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां पे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो यूएसएसआर का बता दिया मैंने। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व। डीपीएसपी स्टूडेंट्स कनाडा से नहीं लिया गया है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यार ये ना हमने देखो दो सोर्स है, एक तो है देसी और एक है विदेशी। आई एम नॉट किडिंग एट ऑल। देशी है आपका गवर्नमेंट ऑफ एक्ट इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, हालांकि ये भी विदेशी ही है पर हमारे देश में पहले से था। 1935 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन नाम की एक चीज होती थी। So this is Indian and this is foreign। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन नाम की एक चीज होती थी स्टूडेंट्स, जहां से ये इंस्पायर्ड है। और फॉरेन के अंतर्गत आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और यार इन्होंने खुद ना कॉपी किया था स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से, स्पेन के संविधान से, एक दूसरे से कॉपी पेस्ट करे जा रहे हैं, हमने उनसे कॉपी पेस्ट कर लिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये किसके बारे में बताया स्टूडेंट्स मैंने? डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। आई होप अब आप ये सब याद रखेंगे। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर एग्जाम में पूछा जाए तो क्या स्पेनिश लिखे है आयरिश? देखो हमने तो आयरिश से कॉपी किया ना, उन्होंने कहीं से भी किया हो, हमने तो आयरिश से किया ना, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, तो इसका आंसर आयरलैंड ही होगा, ये आप याद रखें बात। और फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स, ये यूएस ऑफ ए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसमें बिल ऑफ राइट्स नाम की एक चीज है उनके संविधान के अंदर, अधिकारों का एक बहुत लंबी सूची है, ठीक है, वहां से हमने कॉपी किया है, कॉपी तो नहीं बोलेंगे, बोरो किया है, अडॉप्ट किया है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी कहा है कि हमने रैंसैक कर दिया दुनिया के हर संविधान को, रैंसैक का मतलब टटोल दिया। दोस्तों एक और पॉइंट बताना है, फंडामेंटल राइट्स एक तरफ, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपीज एक तरफ। स्टूडेंट्स फंडामेंटल राइट्स आपके जस्टिशिएबल नेचर के होते हैं, मतलब आपका कोई भी मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार छिनेगा, आप आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 के हिसाब से रिट फाइल कर सकते हैं। 32 सुप्रीम कोर्ट में करेंगे, 226 हाई कोर्ट के अंदर करेंगे। ये बात याद रखिएगा, ये आपके मौलिक अधिकार हैं।
स्टूडेंट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपी नॉन जस्टिशिएबल है, न्यायवादी नहीं है, न्याय उचित नहीं है। स्टूडेंट्स, नॉन जस्टिशिएबल होने के वजह से आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते कि ये डीपीएसपी मुझे मिला नहीं है, ये फंडामेंटल ड्यूटी मुझे मिला नहीं है। दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स एक तरीके का पॉलिटिकल अधिकार है, आप सबको पॉलिटिकल राइट्स है। और डीपीएसपीस आपके राज्य को नीति निर्देशक तत्व, यार राज्य कैसे नीतियां बनाएंगे, अपनी पॉलिसीज बनाएंगे, उस चीज को डिफाइन करते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपके सोशियो इकोनॉमिक राइट है। और आर्टिकल 36 कहता है, 36 एंड 37, आर्टिकल 37 कहता है that these are socio-economic rights and they are essential to the governance of the country। हमारे संविधान, हमारे देश, हमारी सरकार के चलने के लिए अत्यंत आवश्यक है। essential to the government of the country। Dear students, इसका आपको मैंने जवाब दे दिया है। B is the correct answer, only one statement is correct, 2 and 3 are incorrect। Let's move on to the ninth question। Which of the following provisions of Indian Constitution have been borrowed from the Irish Constitution? यार इसमें से एक चीज तो आपको पता ही है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, बाइकैमरलिज्म, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट सिस्टम। चूज द करेक्ट ऑप्शंस। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान आयरिश संविधान से लिया गया है? राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, द्विशासन प्रणाली या आपका द्विसदनीय विधानमंडल प्रणाली, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि और कैबिनेट प्रणाली। दोस्तों, 1 and 2 only, 1 and 3 only, 3 and 4 only and 1, 3 and 4 only। ये चार ऑप्शन है, प्लीज इसका सही जवाब दें। एंड प्रिंस कुमार, ग्रेजुएशन अगर आपका 2022 में कंप्लीट होगा तो आप फाइनल ईयर में भी हालांकि अपीयर हो सकते हैं स्टूडेंट। आपका मेंस एग्जाम तक डेट शीट सॉरी मार्कशीट आ जानी चाहिए स्टूडेंट, ठीक है? तो प्रिंस कुमार, कंफ्यूजन की बात नहीं है, यू कैन अपीयर, यस यू कैन अपीयर। अभी से प्रिपेयर करना शुरू करोगे, आगे तक प्रिपेयर करो, बहुत बढ़िया। ये अर्ली स्टार्ट आपने जो लिया, दैट इज रियली गुड। Ashish Yaduvanshi, laws are made to implement DPSPs by the government। और सरकार के बनाए गए कानून का अगर उल्लंघन हो तो सरकार उसमें पेनल्टीज भी बनाती है, इसलिए वो DPSPs जस्टिशिएबल नहीं है, पर उनके ऊपर बनाए गए कानून तो जस्टिशिएबल हो सकते हैं ना बेटा, लॉजिकली सोचो तो, इसलिए। आई होप आशीष यू हैव गॉट योर आंसर, प्लीज एक्नॉलेज करो एक बारी। ओके, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है बी, 1 and 3 ओनली। देखो डीपीएसपी तो आप सबको मैंने बता ही दिया यार, ठीक है, ये आपको बता ही दिया है। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, स्टूडेंट्स, प्रेसिडेंट का इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव। कैसे? ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। भारत के राष्ट्रपति, इंडिया के प्रेसिडेंट महामहिम रामनाथ कोविंद जी जो हैं इस टाइम पे, इनको आप वोट देने जाते हो क्या? सर हम तो आज तक गए नहीं सर, ठीक है। हम तो सर प्राइम मिनिस्टर को भी कहा, एमपी को वोट देते हैं सर, अपने एमपीज मिलके प्राइम मिनिस्टर चूज करते हैं सर। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, जब आप राष्ट्रपति को वोट नहीं देते तभी तो आप डायरेक्टली वोट नहीं देते, तभी तो उनका चुनाव इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष होता है, पहली बात। दूसरी बात, कौन देता है इनको वोट? सर लोकसभा के इलेक्टेड पीपल सर, जो लोकसभा से इलेक्टेड है सर, ऐसे ही निर्वाचित है, मतलब प्रत्यक्ष तौर पे निर्वाचित है हमारे द्वारा। सर राज्यसभा में भी जो भी इलेक्टेड लोग हैं सर, हमारे विधानसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो इलेक्टेड पॉपुलेशन है। और सर लास्टली यूनियन टेरिटरी सर, केंद्र शासित प्रदेश सर, 3 प्रकार की है, दिल्ली, पुडुचेरी और सर जम्मू और कश्मीर की। जिन 3 केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरीज के अंदर अपनी खुद की लेजिस्लेचर या विधायिका है। सो डियर स्टूडेंट्स, यूनियन टेरिटरीज में भी जो इलेक्टेड है, इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स, नामांकित या मनोनीत सदस्य बिल्कुल भी नहीं वोट करते हैं, ये बात याद रखिएगा। और विधान परिषद के लोग भी बिल्कुल भी वोट नहीं करते हैं। यह है आपका निर्वाचन मंडल, दिस इज दी
इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। चलिए एक एडिशनल टॉपिक भी बता दिया। और ये सर कॉन्सेप्ट लिया कहाँ से गया, ये मेथड राष्ट्रपति के चुनाव का, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सीक्रेट बैलेट वाला, कौन से देश से लिया गया सर? दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन गाइस। और इसके अलावा राज्यसभा में जो मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है, दोस्तों जब भी आपको आयरलैंड से जुड़े हुए प्रावधान याद रखने होंगे, याद रखिएगा डीपीएसपी, याद रखिएगा राष्ट्रपति के चुनाव को, क्योंकि इस पर सवाल आना संभव है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, और फाइनली द इलेक्शन ऑफ द नॉमिनेशन ऑफ नामांकन राज्यसभा के स्पेशल मेंबर्स का, जो राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं, 12 इनकी संख्या होती है। 12 members are nominated in the Rajya Sabha by the President of India, and these 12 people are from 4 different areas. First one is arts, पहला है कला, दूसरा है लिटरेचर साहित्य, तीसरा है सोशल सर्विस समाज सेवा, और चौथा है साइंस विज्ञान। स्टूडेंट्स, ये 4 अलग अलग एरियाज हैं जहां पे 12 सदस्य नॉमिनेट होते हैं। दिस थिंग हैज आल्सो बीन टेकन फ्रॉम द आयरलैंड और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। डू रिमेंबर दैट। इस चीज को प्लीज जरूर से याद रखें, ये भी अति आवश्यक है। चलिए, बाईकैमरलिज्म और कैबिनेट सिस्टम। सर बाईकैमरलिज्म क्या होता है? अरे भाई, लोकसभा और राज्यसभा नाम के 2 सदन हैं भारत की संसद के अंदर, द्विसदनीय प्रणाली कहा जाता है बाईकैमरलिज्म को। There are 2 houses present in the Indian Parliament, upper house and lower house, where the Lok Sabha is the lower house and the Rajya Sabha is the upper house. That is why bicameralism is there, and this is taken from the Constitution of United Kingdom or the Britain. और हम तो आदि थे यार पहले से ही। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ही भारत के अंदर बाईकैमरलिज्म ले आई थी सेंटर के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट, और 1935 में स्टेट के अंदर आपके प्रोविंसेस के अंदर, प्रोविंसेस जो 11 में थे संख्या में, 11 अंग्रेजी प्रोविंसेस में से 6 अंग्रेजों के प्रोविंसेस के अंदर बाईकैमरलिज्म 2 हाउस लेकर आई थी। और राज्यसभा में आप पूछ रहे सचिन तेंदुलकर को कहां से नॉमिनेट किया है? बेटा स्पोर्ट्स की कोई कैटेगरी नहीं होती, आर्ट्स तो होती है। एमसी मैरी कॉम भी तो है मेंबर। एक ये आपकी रेखा, जया, सुषमा, सबकी पसंद निर्मा, ये सारे लोग भी तो आए हैं, कहीं से तो आए हैं, आर्ट्स की कैटेगरी से आए हैं ना, ये सब आर्ट्स की कैटेगरी से आए हैं ना स्टूडेंट्स। रेखा, जया, कितने सारे हैं ये लोग, जावेद अख्तर भी तो थे एक टाइम पे। प्लीज ये बात याद रखिएगा, ठीक है। कैबिनेट सिस्टम भी यूके की देन है, आयरलैंड के पड़ोसी देश यूके की देन है, प्लीज ये बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आई होप ये आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो, एक एक ऑप्शन, एक एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो। लेट्स मूव ऑन टू द 10th क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स। Which of the following DPSP were not there in the original constitution and were added by the Constitutional Amendment Act? पहला, to protect and improve the environment and to safeguard forest and wildlife. दूसरा, to promote voluntary formation of cooperative society. तीसरा, to promote international peace and security. And चौथा, to prohibit the consumption of intoxicating drinks and drugs which are injurious to health. Choose the correct option. Students, निम्नलिखित में से कौन से निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या निर्देशक सिद्धांत मूल संविधान में नहीं थे और संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए थे? और कौन से जोड़े गए थे ये भी बताऊंगा। पहला, और सिविल सर्विस एग्जाम में इस तर्ज पे भैया इतनी बार क्वेश्चंस आए हैं, you have to believe me, so many times such questions have been asked, so it's a quintessential question. Please do answer it in the comment box. Now निम्नलिखित में से कौन सा निर्देश सिद्धांत मूल संविधान में नहीं था और संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है? पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवन की संरक्षा करना, सहकारी समिति के स्वैच्छिक गठन को बढ़ावा देना, तीसरा कथन है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, और चौथा कथन है मादक पेय और दवाओं के सेवन पर रोक लगाना जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सही विकल्प का चयन कीजिए। और अभी तक मेरे को सिर्फ 3 ही ऑप्शन आए हैं। दीपाली घर प्लीज ट्राई करो, स्किप मत करो यार, ट्राई जरूर करो। एंड गाइस, दोस्त हु आर वाचिंग द वीडियो, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, लाइक करो सेशन को। लाइक वाला बटन है, उसको फटाफट से प्रेस कर दोगे तो फिर ये है हमारी गुरु दक्षिणा, पूर्ण हो जाएगी स्टूडेंट्स, ठीक है। प्लीज डू लाइक द सेशन ऑल्सो। चलो
आपको मैं क्या बता रहा था, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। कौन से डीपीएसपी बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़े गए, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं थे। स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इन जस्ट 10 मोर सेकंड्स आई विल आंसर। आप प्लीज सही जल्दी से जल्दी इसका जवाब देने का प्रयास करें। डियर स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर ए है। और मैं देख रहा हूं कि पहले से काफी कम लोगों ने आंसर किया है, काफियों ने स्किप किया है। थोड़ा डिफिकल्ट मैं मानता हूं इसको। देखो, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी आर्टिकल 51 का हिस्सा है। आर्टिकल नंबर याद करने हैं नहीं बेटा, मैं अपनी क्लास में आपको आईपीएस याद रखने के लिए कहता हूँ, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी, ये बात याद रखिएगा। तो ये थर्ड तो हमेशा से था ही, तो थर्ड वाला ऑप्शन काट दो यार। एक ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दोगे ना, तो जहां पे 25-25% प्रोबेबिलिटी थी, 25-25% हर आंसर के करेक्ट होने की, वो 50% में कन्वर्ट हो चुकी है। अब देखिए दूसरा, कोई ऐसा ढूंढने का प्रयास करें। सर आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का वॉलंटरी फॉर्मेशन सर 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 से ऐड हुआ है। बताया था कि नहीं बताया था? बताया था सर, डेफिनेटली मेरे को याद है, आपको भी याद होगा। तो सर टू तो इस ऑप्शन में है ही नहीं, तो करेक्ट आंसर तो ए ही होगा। स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर तो ए ही होगा ना। दैट इज हाउ यू फाइंड द करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट्स। और इनफैक्ट फोर्थ ऑप्शन भी बताया कि गांधीयन डीपीएसपी का हिस्सा है। गांधी जी के ने इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और ड्रग्स के बारे में, मदिरा, शराब, अल्कोहल को के सेवन को रोकने की बात करी थी। गांधी जी वाज लाइक, डोंट डोंट ड्रिंक इट ब्रदर, प्लीज डोंट ड्रिंक इट। इसलिए गांधीयन डीपीएसपी हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का काम भी करती हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज का बढ़ावा देना है, तो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और ड्रग्स, नशीले पदार्थों को बैन करिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर है ए। और अब आप मुझसे पूछेंगे सर फर्स्ट ऑप्शन सर कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ है? यार फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका आर्टिकल 48 ए है, ये आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 इंदिरा गांधी जी की देन है। पहला संवैधानिक संशोधन कानून, पहला संवैधानिक संशोधन कानून 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, संवैधानिक संशोधन कानून से आर्टिकल 48 ए ऐड हुआ है स्टूडेंट्स। प्लीज ध्यान रखिएगा बात। कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन आर्टिकल 43 बी, 51 में है आपका टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, एंड फाइनली आर्टिकल 47 के अंदर ये गांधीयन डीपीएसपी है, इंजूरियस ड्रिंक्स वाला, ये बात याद रखिएगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं हम। Directive principle of state policies, the DPSPs can be classified into three categories on the basis of content and direction. Which of the following does not belong to that group? Liberal intellectual, federal doctrine, the Gandhian doctrine और socialist doctrine. स्टूडेंट्स, ये वास्तव में सबसे आसान क्वेश्चन है आज का। ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक यूपीएससी एग्जाम में ही पूछा गया था, इसलिए इंक्लूड किया गया है ताकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अलग अलग यूपीएससी एग्जाम, चाहे वो एनडीए के लिए, चाहे वो सीडीएस के लिए, चाहे वो सिविल सर्विस के लिए, चाहे वो सीएपीएफ के लिए, हम सारे क्वेश्चन गैदर करके आपको दिखा सके एक जगह पे और प्रैक्टिस करवा सके। कुछ इसमें हमारे क्वेश्चंस भी काफी हद तक होते हैं ताकि आप लोग प्रैक्टिस करें, कॉन्फिडेंट बने, कॉम्पिटेंट बने, कॉम्प्रोमाइज ना करें। आई होप आपको ये बात समझ आई हो। स्टूडेंट्स, मैं देख रहा हूँ काफी लोग आंसर दे रहे हैं, एंड बी इज द करेक्ट आंसर। मेरे को आई होप अब बताने की, अब समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। 12th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 may be seen as giving effect to which of the following fundamental rights? First statement, equality before the law. Second statement, right against discrimination. Third statement, abolition of untouchability. And fourth statement, right to freedom of religion. अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकारों को प्रभावी करने वाले के रूप में देखा जा सकता है? विधि से समक्ष समता, विभेद के विरुद्ध अधिकार, अस्पृश्यता का अंत, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार।
स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी। Quickly try to answer this question, dear students. फिर मैं आपको बताऊंगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17 के बारे में, हमारे संविधान के अनुच्छेद 17 के बारे में, कि क्या रेवोल्यूशन लेकर आया इंडिया के अंदर ये आर्टिकल। एंड अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन, प्लीज यार वीडियो देख रहे हो, सेशन तो लाइक करो, कुछ नहीं मांग रहा आपसे, गुरु दक्षिणा के रूप में सेशन लाइक करेंगे, the quantity of likes will increase, we feel more motivated, we feel more enthusiastic to teach you all. Okay, so correct answer to this question, dear students, is A. सुनिए मेरी बात, इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 को तो बढ़ावा देता ही देता है। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन मैंने बताया 15 आर्टिकल, उसको भी आपका आर्टिकल 15 भी प्रमोट करता है, और आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अगर आप देखें तो कोई धर्म कभी भी अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी को प्रमोट नहीं करता है, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, सिखिज्म हो, या और भी कोई धर्म भारत की जमीन पर जो भी धर्म पालन किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। 1, 2 and 3 इज एब्सोल्युटली करेक्ट, जहां पे आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता को अबॉलिश करता है। कोई भी किसी भी पब्लिक एरिया को, पब्लिक प्लेस को विजिट कर सकता है बिना रोक टोक के, और आर्टिकल 17 एक ऐसा राइट है जो कि इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट तो है ही है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी है। सरकार भी किसी तरीके से अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करती है, सरकार को भी हर्जाना भुगतना पड़ेगा, और व्यक्तिगत तौर पे आप या मैं भी अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता आज के जमाने में फॉलो करते हैं, तो वो भी प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट के तहत बैन है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट के तहत बैंड है। स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर मैंने आपको बताया है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डियर स्टूडेंट्स। द फंडामेंटल राइट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल बिकॉज they are guaranteed and protected by the parliament. They are the most essential for all round development of the individual. वे संसद द्वारा प्रत्याभूत और संरक्षित हैं, वे व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। सही विकल्प का चयन करें, एक, सिर्फ एक, दो, एक और दो, या दोनों में से नहीं, neither of the above. फंडामेंटल राइट्स आर फंडामेंटल बिकॉज जितना जल्दी आप शुरू करेंगे आंसर देना, उतना जल्दी हम इसके करेक्ट एक्सप्लेनेशन को डिस्कस कर पाएंगे। अनु कुमारी सिंह सी, ओके, बाकी लोग शुरू करें। आशीष यदुवंशी सिंह बी, स्तुति शुक्ला सिंह सी, मोहम्मद मोहसिन ए, सुभाष अंडेला सी, विकास अरोड़ा बी, कुंदन सी, आयुषी मिश्रा सी, दीपाली गर्ग सी, संकल्प पून सी, नैना डी, पूजा सी, एस शुक्ला सी, प्रिंस कुमार डी। सबके अलग अलग रिस्पॉन्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर है बी। अब सुनिए 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 सुनिए, फंडामेंटल राइट्स आर फंडामेंटल इसलिए नहीं कि पार्लियामेंट प्रोटेक्ट करता है, और पहली बात तो बेटा पार्लियामेंट प्रोटेक्ट ही नहीं करता, द गारंटर, प्रोटेक्टर, कंजर्वेटर, गार्जियन, संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट इज द गारंटर एंड गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, न कि पार्लियामेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट तो अपने आप गलत हो गई, बची तो दूसरी बची, दे आर मोस्ट एसेंशियल फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स।
स्टूडेंट्स, हमारे विकास के लिए, आपके, मेरे, हम सब के ऑल राउंड, हमारे विकास क्या मतलब सर? स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक, आर्थिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, सामाजिक। बेटा, हर तरीके के लिए, हर तरीके के डेवलपमेंट के लिए फंडामेंटल राइट्स आर क्विंट एसेंशियल, अतत आवश्यक है। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। हमारे देश में इस टाइम पे 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट एग्जिस्ट, और 7th में से एक आपका अब खत्म हो चुका है। संविधान की शुरुआत से 7 होते थे, अब 6 हैं। ये बात याद रखिएगा। हाल फिलहाल में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, एक टाइम पे 7 होते थे, वो 6 हैं। राइट टू इक्वालिटी, मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ कौन से हैं फंडामेंटल राइट्स। जस्ट अ सेकंड डियर स्टूडेंट्स। राइट टू इक्वालिटी, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights and constitutional remedy। सर आप कहोगे अभी तो आप 7 कह रहे थे, एक कहाँ गया? एक हटा दिया हमने। 7वां होता था जो अब है नहीं, दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल, देखिए दो जगह था, आर्टिकल 31, ये बात याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और 19 क्लॉज एफ, 19 सबसेक्शन 1 क्लॉज एफ। ऊपर लिख देता हूं मैं अगर क्लियरली नहीं दिख रहा आपको। आर्टिकल 31 और 19(1) क्लॉज एफ में आता है डियर स्टूडेंट्स, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। और अब ये हटा दिए हैं, रिपील कर दिए हैं दोनों। 300A के तहत एक फंडामेंटल राइट छोड़ के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गया है, संवैधानिक अधिकार बन गया है, और साथ साथ एक लीगल राइट भी है, विधिक अधिकार भी है। स्टूडेंट्स, अगर आप ये 6 की 6 लिस्ट याद करना चाहते हैं तो याद करिएगा, एफर सेसर, EFERCECR, एफर सेसर, बस बोलो मन में, 2-3 बार बोलो, याद हो जाएगा। एफर सेसर, ई है इक्वालिटी, एफ है फ्रीडम, इक्वालिटी 14 से 18 तक आती है, फ्रीडम 19 आर्टिकल से लेकर Article 19 to 22, 23 and 24 is against exploitation, 25 to 28 is against freedom of religion, 29-30 is constitution, cultural and educational rights, आपके सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, और अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 के अंदर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज या संवैधानिक उपचार के अधिकार आते हैं। ये बात याद रखिएगा। And yes, right to property is not just a legal right, Dipali Garg, it is a constitutional right as well as it is under Article 308. Do remember this fact. ठीक है? और लीगल राइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत आता है। Dear student, second last question आज का, directive principle of state policy are original to Spanish constitution along with the fundamental rights have been described as the soul of the constitution by Jawaharlal Nehru। यार बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, और पहला स्टेटमेंट का तो अब जवाब भी मैंने बता दिया है आपको। इसका गलत जवाब दिया तो फिर मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि अटेंशन डेफिसिट दिख रही है कहीं ना कहीं। आर्टिकल 33, 34 and 35 are also fundamental rights. These include martial law. These includes those rights which are inconsistent with the DPSPs, right? Martial laws. तो ये आपका, these are not students, these are not, I mean these are fundamental rights, but these are not considered within this category, एफर सेसर वाली। अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने 33, 34, 35 के बारे में, 33, 34 और 35 के बारे में। मैंने जैसे कि बताया, मार्शल लॉ, किसी एक क्षेत्र के अंदर फौज का रूल चल रहा है, या फौज के कुछ लोग हैं, मिलिट्री के कुछ लोग हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स छीन लिए जाते हैं, और हमारे देश में फंडामेंटल राइट बनाने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। क्लास के एंड में एक बार डिस्कस भी कर लूंगा आप सबके साथ। अभी आप इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। और मैं देख रहा हूं जिस प्रकार मेरे पास अभी तक आशना जैन
का करेक्ट आंसर आया है, ओपन चेक ड्रॉ का करेक्ट आंसर आया है, राइट। एंड प्रिंस कुमार इज ऑल्सो सेइंग सर, ओके। डियर स्टूडेंट, इसका करेक्ट आंसर है डी, नन ऑफ द अबव। Soul of the Constitution, fundamental rights and DPSPs are not described by Jawaharlal Nehru. Right? D इसका सही जवाब है, याद रखिएगा। D is the correct answer to this question. जवाहरलाल नेहरू ने fundamental rights as the soul of the Constitution, ये आपका जवाहरलाल नेहरू ने नहीं कहा था यार। और क्या कहा था वैसे तो ओरिजिनली, हार्ट एंड सोल, दिल और आत्मा, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था। The correct answer is D. Right? And these are original to Spanish Constitution. Okay, this one is correct. Correct answer is A. ये तो स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन है ना। दिस इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर यार, ये बात ध्यान दीजिएगा। ओरिजिनल पूछा है, अगर ये बोला होता इट इज टेकन फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली तो वो गलत होता, ओरिजिनल लिखा है, दैट इज करेक्ट, अंडरस्टैंड। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने बोला था हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टूडेंट्स 15th क्वेश्चन, 15वां सवाल, 15वां सवाल, आखिरी सवाल आज का। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स विच फैसिलिटेट, यस स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल सही है, आयरिश ने खुद स्पेनिश से कॉपी किया था, दैट इज करेक्ट। तो करेक्ट आंसर वाज ए ओनली, नो आई टोल्ड यू, ठीक है, ए। प्लीज आप देखिएगा, ओरिजिनल लिखा था, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। Dear students, 15th question, directive principles facilitate stability and continuity in the domestic and foreign policies. They are supplementary to the fundamental rights. They make a democracy more democratic. नीति निर्देशक सिद्धांत घरेलू और विदेश नीतियों में स्थिरता और निरंतरता को सुविधाजनक बनाते हैं, मौलिक अधिकारों के पूरक हैं और लोकतंत्र को अधिक लोकतांत्रिक बनाते हैं। सही विकल्प चुनें, 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3 या 1, 2 और 3। स्टूडेंट्स प्लीज इसका सही जवाब देने की कोशिश करें। एंड एक थिंकर भी हुए हैं हमारे, ग्रैन विल ऑस्टिन के नाम से, उन्होंने भी फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को सोल बोला है, आत्मा हमारे संविधान की। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी फंडामेंटल राइट्स को सोल, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला है, ध्यान रखिएगा ये बात। और 15th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी, 1, 2 एंड 3। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है फैसिलिटेट स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी इन डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसीज, 100% सही है। और आर सप्लीमेंट्री टू दी फंडामेंटल राइट्स, यार सप्लीमेंट्री पता है क्यों बोला जाता है? फंडामेंटल राइट्स आपके जस्टिशिएबल हैं, कोई भी एक, किसी पे भी कोई भी उल्लंघन हुआ, कोई भी छिना तो आप सीधा कोर्ट जा सकते हो, रिट लगा सकते हो, पर डीपीएसपी में आपको रिट नहीं लगा सकते, इसलिए सप्लीमेंट्री बोला है, ठीक है। और मेक अ डेमोक्रेसी मोर डेमोक्रेटिक, हाँ, लोकतंत्र और लोगों की राय, लोगों की मांग पूरी करने के लिए बहुत जरूरी है, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात याद रखिएगा, बिल्कुल जरूरी है, बहुत जरूरी है। और फैसिलिटेट स्टेबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी इन डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसीज, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी प्रमोट करने की बात करता है ना आर्टिकल 51 में,
अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट का क्वेश्चन था। अब मुझसे बीच में पूछा गया था कि आर्टिकल 33 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 के अंदर क्या आता है। तो 33 अनुच्छेद आपका, जो कि देखो फंडामेंटल राइट्स 12 टू 35 तक आते हैं। आर्टिकल 12 टू 35 तक फंडामेंटल राइट आते हैं। और लास्ट फंडामेंटल राइट आपने 32 देखा, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का, इसके बारे में बी आर अम्बेडकर जी ने कहा है कि हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट। ग्रैनवेल ऑस्टिन ने भी कहा है फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो मुद्दे की बात यह है कि आर्टिकल 32 तक देखा आपने, 33, 34 और 35 में क्या है। तो बेटा 33 साफ साफ कहता है, आर्टिकल 33 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बहुत साफ बात बताता है कि पार्लियामेंट के पास ही ये शक्ति है, पार्लियामेंट के पास ये शक्ति है कि किस तरीके से कानून बनेगा जिससे राइट छीने जाएंगे। पहली बात तो पार्लियामेंट ही ऐसे राइट बना सकती है आर्म्ड पर्सनल के, आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री, स्टेट पुलिस, जो कि फोर्स के तौर पे काम करते हैं, इनके फंडामेंटल राइट्स भंग करे जाते हैं क्योंकि डिसिप्लिन में रहना पड़ता है ड्यूटी के अंदर। तो आप फंडामेंटल राइट की मांग करेंगे, आप सरकार के खिलाफ बोलेंगे, तो वो अलाउड नहीं है। ऑल इंडिया सर्विस में आईएएस ऑफिसर्स के साथ भी फंडामेंटल राइट्स थोड़े उनके छीने जाते हैं, स्पेशली राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, सरकार की बदनामी नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही आर्टिकल 34, आर्टिकल 34 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मार्शल लॉ से रिलेटेड है। किसी क्षेत्र के अंदर सेना ने टेक ओवर किया है, किसी भी क्षेत्र में जहां पे आर्मी आ जाती है, ठीक है, मार्शल लॉ लग जाता है, वहां पे नॉर्मल लॉज अप्लाई नहीं होते हैं। मार्शल मतलब मिलिट्री, मिलिट्री। एफ्स्पा का नाम सुना होगा, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, कुछ वैसा ही है आर्टिकल 34, कुछ वैसा ही है आर्टिकल 34। डिस्टर्ब एरिया एफ्स्पा के अंदर सुना होगा ना आपने, वो कुछ वैसा ही है, जहाँ पे लोगों के अधिकार, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स थोड़े कम हो जाते हैं। एंड सिमिलरली थर्ड आपका तीसरा टाइप का आर्टिकल है आर्टिकल 35 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्टूडेंट्स, आर्टिकल 35 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको कुछ ऐसे लॉज देता है, ठीक है। अभी आपका आंसर दे रहा हूँ आशीष जी, एक सेकंड रुके। कुछ ऐसे लॉज देता है जो कि पहली बात पार्लियामेंट ही बनाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बन सकता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को लागू करने के लिए। और साफ साफ आर्टिकल 35 बोलता है, और फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए, और साफ साफ आर्टिकल 35 बोलता है कि यार पार्लियामेंट ही फंडामेंटल राइट्स बनाने की क्षमता रखता है, स्टेट लेजिस्लेचर या राज्य की विधायिका नहीं। आप हमारे ग्रेड अप परिवार का हिस्सा बने। स्टूडेंट्स, यूट्यूब पे भी हमारा ग्रेड अप यूपीएससी चैनल है जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हैं। हमारे सेशन को जरूर से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, अलग अलग ग्रुप पे जिसपे आप मेंबर हैं उन पे शेयर करिएगा, एंड सब्सक्राइब करना सेशन को हमारे, और ये बेल आइकन जरूर से प्रेस करना, क्योंकि फ्यूचर में जब भी कभी हम कोई वीडियो लेकर आते हैं, आप शायद भूल जाएंगे, ये बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपके पास खुद ही संदेश आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, और नोटिफाई कर दिया जाएगा आपको कि क्लास लाइव होने वाली है। आप जुड़ सकते हैं लाइव क्लास में मेरे साथ, जुड़ के आप हमारे क्वेश्चन आंसर सीरीज का पार्ट बन सकते हैं या टॉपिक्स में डिस्कशन कर सकते हैं हमारे साथ। डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया आप सबका, ग्रेडअप की तरफ से मैं आप सबका शुक्रिया करता हूँ। स्टूडेंट्स, मेरा नाम था वीके सर, वसु कटारा। डू रिमेंबर दैट we will keep on seeing each other, हम एक दूसरे से मिलते रहेंगे दोस्तों। और भी वीडियोस और भी क्लासेस आएंगी आप सबके लिए, एडुटेनमेंट, एजुकेशनल प्लस एंटरटेनमेंट रिलेटेड क्लासेस, जिसमें आप सब लोग शिक्षा भी लेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, पर बोर नहीं होंगे, ये हमारी गारंटी है। डियर स्टूडेंट, थैंक यू ऑल फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। गुड बाय, गुड लक, टेक केयर, और जय हिंद आप सबको।